हेलो एवरीवन, दिस इज कुंदन कुमार। वेलकम टू लर्निंग सेशंस। अगर आप भी सीआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमारे पास एबीएम सब्जेक्ट का फुल कोर्स अवेलेबल है, जिसके अंदर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं क्वेश्चन वीडियोस जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं, जिनकी हेल्प से आप इजीली रिवीजन कर सकते हो। और ये जो हमारी लाइव क्लासेस होती हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाती हैं। तो अगर आप सिस्टमैटिक वे में एबीएम सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। हमारे जो कोर्सेज हैं वो इजीली एक्सेसिबल हैं। अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हो तो आईआईबीएफ लर्निंग सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। और अगर आप एक आईओएस यूजर हो तो माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर लीजिए ऐप स्टोर से, और वहां पे आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड यूज करना है GEGKT। तो फटाफट से इन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और हमारे कोर्सेज में एनरोल कर लीजिए। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हो तो आपको लगभग 82% का ऑफ मिल जाता है हमारे कोर्सेज पे, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है आशीष। तो फटाफट से इस कूपन कोड का यूज करके हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम इसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चैनल पे हमें मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो हम लोग यहाँ पर थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ रहे थे। इसका पार्ट 1 ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है, तो आज इस लेक्चर में हम इसका पार्ट 2 कवर करेंगे और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फटाफट से इस सेशन को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट ले सके। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ ब्लैक कार्ड और 8 when a card is randomly selected from the deck of 52 cards। यानी कि हमारे पास 52 कार्ड्स हैं, उसमें से हमने रैंडमली एक कार्ड को सिलेक्ट किया। तो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि वो कार्ड एक ब्लैक कार्ड है या फिर वो कार्ड एक 8 है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें दो इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में समझना है। एक है ए यूनियन बी और एक है हमारा ए इंटरसेक्शन बी। अब ये होते क्या है? तो पहले हम ए यूनियन बी की बात करते हैं। ए यूनियन बी का मतलब होता है ए और बी। यानी कि अगर यहाँ पर दो इवेंट है तो ए इवेंट के अकर होने की क्या संभावना है और बी इवेंट की अकर होने की क्या संभावना है, यानी कि प्रोबेबिलिटी है। ठीक है। और ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है ए एंड बी, यानी कि ए और बी दोनों इवेंट के अकर होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या संभावना है। ठीक है। ए यूनियन बी के अंदर हम ये देखते हैं कि या तो ए इवेंट अकर होगा या फिर बी इवेंट अकर होगा। ये दोनों साथ में अकर नहीं होंगे। पर जब हम ए इंटरसेक्शन बी कैलकुलेट करते हैं तो तब हम ए और बी के साथ में अकर होने की क्या प्रोबेबिलिटी है वो हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था कि अगर हम कार्ड को सिलेक्ट करते हैं तो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि वो कार्ड या तो ब्लैक कार्ड हो या फिर वो क्या हो, एक 8 नंबर हो। तो यहां पर आपको पता लग गया हमें ए यूनियन बी कैलकुलेट करना है, यानी कि या तो ए इवेंट हो या फिर बी इवेंट हो। ठीक है। अब ए यूनियन बी को कैलकुलेट करने का हमारा सिंपल सा यहाँ पर फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है। तो इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करने के लिए हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैलकुलेट करना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कैलकुलेट करना होगा और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को कैलकुलेट करना होगा। तब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ब्लैक कार्ड के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है उसको कैलकुलेट करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने हमें आती है, फॉर्मूला आपको याद ही होगा, फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। ठीक है। ये हमारा क्या फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करने का। तो 52 कार्ड्स के अंदर हमारे जो ब्लैक कार्ड्स होते हैं उनकी गिनती कितनी है? 26। हमारे जो कार्ड्स होते हैं वो 13 13 में यहाँ पर डिवाइडेड होते हैं, चार पार्ट्स में। ठीक है। चार तरह के कार्ड्स होते हैं, 13 13 उनके नंबर होते हैं, जिनमें से दो 13 क्या होते हैं, रेड कलर्स के होते हैं और दो हमारे क्या होते हैं, ब्लैक कलर्स के होते हैं। तो जो ब्लैक कार्ड्स है उनकी टोटल गिनती कितनी है? 26। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 26 डिवाइडेड बाय 52। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1 डिवाइडेड बाय 2 जो है वो आ जाएगी। उसके बाद बात करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग एन 8। 8 के आने की कितना संभावना है? तो पूरे 52 कार्ड्स के अंदर 8 कितने होते हैं? 8 एक ब्लैक और दो ब्लैक के होते हैं और दो रेड के होते हैं। तो 8 नंबर तो चार ही होते हैं। तो यहाँ पर हमारी फेवरेबल आउटकम कितना है? 4। और टोटल आउटकम कितना है? 52। डिवाइड करेंगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 1 डिवाइडेड बाय 13। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ ब्लैक 8, यानी कि ए और बी
दोनों इवेंट के अकर होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। यानी कि हमारा जो कार्ड है वो 8 भी हो और साथ में यहाँ पर ब्लैक भी हो, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो हमारा 2 डिवाइडेड बाय 52 होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखो जो 8 होते हैं, ठीक है, जो 8 होते हैं वो टोटल होते हैं 4, टोटल होते हैं 4, जिसमें से 2 होते हैं ब्लैक और 2 होते हैं रेड। तो 2 8 ब्लैक आने की क्या चांसेस है? 2, ठीक है। तो 2 डिवाइडेड बाय 52, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 1 डिवाइडेड बाय 26। अब हमें क्या करना है? हमें यहाँ पर प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि ए और बी में से इवेंट अगर होने की क्या संभावना है। ए यूनियन बी कैलकुलेट करनी है, तो हमें सिंपली यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? फॉर्मूले के अंदर जो वैल्यूज है वो पुट कर देनी है। तो पे यूनियन बी इज इक्वल टू हमारा क्या होगा? 1/2, यहाँ पे लिख देते हैं 1/2 प्लस हमारा 1/13 प्लस हमारा 1/26, ठीक है। अब हमें यहाँ सॉरी माइनस करना है, यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी को माइनस करना है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है? इसका एलसीएम ले लेना है, ठीक है। तो मैक्सिमम एलसीएम हमारे यहाँ पर कितना आ रहा है? 26। कितना आ रहा है हमारे यहाँ पर? 26। अब इसको हम फटाफट से जो है यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा यहाँ पर पहले इसका आएगा 13 प्लस हमारा यहाँ पर क्या आएगा? 2 माइनस हमारा कितना आ जाएगा? 1। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 13 प्लस 2 प्लस -1, तो ये कितना आ रहा है? 14। 14 डिवाइडेड बाय 26, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 14 डिवाइडेड बाय 26, ये हमारा कितना आ जाएगा? पॉइंट्स में हमारा आ जाएगा 0.53। अदरवाइज ये हमारा 7 डिवाइडेड बाय 13 जो है वो आ जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब इसको मैंने कैसे सॉल्व किया है? तो ये तो बेसिक मैथमेटिक्स है, इनका एलसीएम लेना है, ठीक है, और उसके बाद इनको सॉल्व जो है वो कर लेना है। क्लियर है आपको? तो हमारा जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन ए क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 और 5 व्हेन डाइस इज रोल्ड। यानी कि हमने एक डाइस फेंकी है, ठीक है, हमने एक डाइस को रोल किया है, तो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि 4 और 5 दोनों में से एक के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो हमें यहाँ पर भी क्या कैलकुलेट करना है? ए यूनियन बी, ठीक है। पर यहाँ पर ए यूनियन बी को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। क्या होगा? P प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यहाँ पर जो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी था वो हट गया है। क्यों हट गया? इसके पीछे का रीजन बताता हूँ। तो ये जो इवेंट्स है ना, यहाँ पर 4 आना और 5 आना, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये इवेंट जो है वो एक साथ कभी भी अकर नहीं हो सकते। ऐसे इवेंट्स को हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहते हैं, ठीक है। तो अगर आपने कोई डाइस फेंकी है, ठीक है, तो उसमें या तो 4 आएगा या फिर 5 होगा। 4 और 5 तो साथ में आ नहीं सकता है। पहले वाले क्वेश्चन में था कि 8 भी हो सकता है, ब्लैक भी हो सकता है, इसकी संभावना है, ठीक है। तो वहां पर हमने वो वाला फॉर्मूला लगाया था। पर यहाँ पर तो या तो 4 आएगा या फिर 5 आएगा, साथ में आने का सवाल ही नहीं है। तो ऑटोमेटिकली जो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है वो क्या आ जाएगा? पाई के इक्वल आ जाएगा, यानी कि 0 आएगा। तो ये हमें लिखने की जरूरत नहीं है। अगर कहीं पे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं तो वहां पर सिंपली आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को कैलकुलेट करना है और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अगर हमने डाइस थ्रो की है तो हमारे टोटल आउटकम्स कितने हैं? 6, 1 2 3 4 6, ठीक है। जिसमें से 4 आने की संभावना क्या है? सिर्फ और सिर्फ 1। फेवरेबल आउटकम क्या है? 1। और टोटल क्या है? 6। तो 1 डिवाइडेड बाय 6, ये हमारी क्या है? 4 के आने की संभावना, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू हमारा क्या है? 1 डिवाइडेड बाय 6। और सेम ऐसे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, उसका भी 1 डिवाइडेड बाय 6, क्योंकि पांच पांच नंबर आने के भी फेवरेबल आउटकम एक ही है और टोटल आउटकम 6 है, ठीक है। तो अब हमें इसे क्या करना है? इसको कर देना है प्लस। तो 1 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6, तो ये कितना आ जाएगा हमारा? 6 हमारा कॉमन आ गया, एलसीएम ले लिया, और ये 1 प्लस 1, तो ये 2 डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 3, तो ये हमारा आंसर क्या आएगा? 1 डिवाइडेड बाय 3। तो ऑप्शन बी हमारा क्या होगा? यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी क्या होगा? हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग टेल्स इफ टू कॉइन्स आर टॉस्ड। यानी कि हमने यहाँ पर क्या किया है? दो कॉइन्स को एक साथ यहाँ पर टॉस किया है। हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि उसमें एक भी टेल ना हो, यानी कि दोनों की दोनों हमारी क्या हो? हेड हो। अब इसको कैसे यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं? तो वैसे तो कई तरीके हैं। एक यहाँ पर सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझाना मैं चाहता हूँ, वो है कॉम्प्लीमेंट का कॉन्सेप्ट। तो जब भी हमें ऐसा आ जाए, यानी कि हमें कोई इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी हो, तो हमारा सिंपल सा फॉर्मूला होता है ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। यानी कि हम जानना चाहते हैं
कि ए जो इवेंट है वो ना अगर हो, इसकी पॉसिबिलिटी क्या है, तो 1 में से आपको इसकी जो प्रोबेबिलिटी, इसके आने की जो संभावना है उसे माइनस कर देना है। ठीक है, एग्जांपल यहां पर दूं तो अगर मान के चलो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.5 है, तो यहाँ पे माइनस करोगे तो इसके अगर ना होने की जो संभावना है वो 0.5 होगी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैलकुलेट करना पड़ेगा, यानी कि टेल्स की आने की क्या संभावना है, प्रोबेबिलिटी है, वो पहले हमें कैलकुलेट करना होगा। ये कैसे कैलकुलेट होगा, तो पहले फेवरेबल आउटकम हमारे कितने हैं और टोटल आउटकम, फेवरेबल आउटकम देखो, टेल्स हमारे इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो 3 है डिवाइडेड बाय 4, ये हमारी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब हमें कैलकुलेट करना है कि इसके ना आने की क्या संभावना है, तो सिंपली 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को जब आप माइनस करोगे तो ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, यानी कि इसके ना आने की संभावना आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो 1 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 4 हमारा एलसीएम आ जाएगा, 4 माइनस 3, तो ये 1 डिवाइडेड 4 हमारा क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आएगा। तो ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो हमारे दोनों टेल्स, जो टेल्स है उसके ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 डिवाइडेड बाय 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, डैश इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट अकरिंग गिवन दैट another event has already occurred, it is denoted by probability of a divided by b। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इसको हम समझ लेते हैं, तब आप आसानी से क्वेश्चन को भी समझ पाओगे। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, देखो जब हम यहाँ पर कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, तो हम इस एक्सपेरिमेंट से कई सारे इवेंट जो है वो बना सकते हैं, और हर इवेंट जो है वो दूसरे के ऊपर जो है वो इम्पैक्ट डालता है। जैसे एग्जांपल के लिए आपने एक डाइस फेंकी, आपने यहाँ पर क्या है, एक डाइस फेंकी 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये डाइस फेंकी आपने, इसकी क्या बनाया, यहाँ पर 3 इवेंट बनाए। एक यहाँ पर क्या है कि इवन नंबर हो, सारे के सारे इवन नंबर हो, और एक क्या हो, हमारे सारे के सारे ऑड नंबर हो। ठीक है, अब ये जो इवेंट्स है ना, ये जो इवेंट्स है वो एक दूसरे के ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं, और अगर एक इवेंट अकर हो जाता है तो उसका दूसरे इवेंट के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, और उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो चेंज हो जाती है। जैसे इसको मैं एक प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ समझाना चाहूँ, तो मान के चलो हमारे पास 52 कार्ड्स हैं, ठीक है, हमने क्या किया, उसमें से एक कार्ड जो है वो विड्रॉ किया, वो मान के चलो हमारा क्या था, किंग था, क्या था, किंग था। ठीक है, तो इस कार्ड को विड्रॉ करने से पहले, हमारे पास जो टोटल कार्ड थे वो कितने थे, 52, और जो किंग्स थे वो कितने थे, 4 थे। ठीक है, हम अगर अभी इसकी प्रॉपर्टी यहाँ पर जो है कैलकुलेट करें तो हमारा क्या आएगा, यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाय हमारा 13 आएगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आएगी 1 डिवाइडेड बाय 13। पर क्या हुआ कि एक इवेंट अकर हो गया, यानी कि आपने जो कार्ड ड्रॉ किया वो किंग था और आपको पता लग गया, यानी कि यहाँ पर किंग कार्ड जो है वो निकल चुका है। अब इसको हमने ताश से बाहर निकाल दिया, अब फिर से हम एक कार्ड को विड्रॉ करेंगे, और हमें ये जानना चाहता है कि अब किंग की आने की क्या संभावना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक इवेंट ऑलरेडी हो गया है, हमें पता है कि एक किंग निकल चुका है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ताश के अंदर टोटल कितने किंग्स रह गए, सिर्फ और सिर्फ 3, और टोटल ताश कितने रह गए, 51, क्योंकि एक ताश हमने निकाल लिया। तो आप देखोगे कि जब एक इवेंट अकर हो गया है तो उसकी वजह से जो नेक्स्ट इवेंट था उसकी जो प्रोबेबिलिटी है उसमें चेंज आ गया, इसने उसकी प्रोबेबिलिटी पे जो है वो इम्पैक्ट डाला है, और इस चीज को ही हम क्या कहते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। यानी कि जब हमारे पास दो इवेंट्स होते हैं, ठीक है, या फिर दो से ज्यादा इवेंट्स होते हैं, तो जब एक इवेंट अकर हो जाता है और उसके होने के बाद हम दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करते हैं, तो वो हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो है वो कहलाता है। यानी कि दो इवेंट थे, एक बी, ठीक है, ए और बी इवेंट थे, आपने ये बी इवेंट जो है वो अकर हो गया, ठीक है, बी इवेंट के अकर होने के बाद अब आप ए जानना चाहते हो कि बी इवेंट के होने के बाद अब ए की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो ये हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो है वो कहलाएगी। तो अगर आप अब क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ो तो क्वेश्चन क्या करे, डैश इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट अकरिंग गिवन दैट अनदर इवेंट हैज ऑलरेडी अकर्ड। यानी कि जब एक इवेंट ऑलरेडी अकर हो जाता है तो दूसरे इवेंट के अकर होने की प्रोबेबिलिटी को हम क्या कहते हैं, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहते हैं, और इसको हम डिनोट करते हैं पी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी। ठीक है, और जिसके अंदर ए जो है वो ए इवेंट 1 है और ये हमारा इवेंट 2 है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, अब इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर मान के चलो एक लीजा नाम की लड़की है, उसने दो ऑनलाइन कोर्सेज यहाँ पर अटेंड किए हुए हैं, एक है ग्राफिक डिजाइन का और एक है वेब डेवलपमेंट का। ठीक है, जो प्रोबेबिलिटी है
कि वो दोनों कोर्सेज को कंप्लीट कर लेगी सक्सेसफुली, वो है 0.65। और वेब डेवलपमेंट कोर्स को सक्सेसफुली कंप्लीट करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.85 है। तो हमें क्या पता करना है कि अगर जो हमारी लीजा है वो ग्राफिक डिजाइन कोर्स को सक्सेसफुली जो है कंप्लीट कर लेती है, उसके बाद वेब डेवलपमेंट कोर्स को सक्सेसफुली कंप्लीट करने की संभावना क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है। सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो जो लीजा है वो दो कोर्सेज करना चाहती है, हमारा ग्राफिक डिजाइनिंग का और वेब डेवलपमेंट का। ठीक है, यहाँ पर हमारे दो इवेंट हो गए, ये हो गया इवेंट वन, ये हो गया इवेंट वन, और ये हो गया हमारा इवेंट टू। ठीक है, दोनों के एक साथ होने की जो संभावना है वो 0.65 है। ठीक है, और हमारा जो वेब डेवलपमेंट है उस कोर्स के होने की जो संभावना है वो 0.85, यानी कि बी इवेंट के होने की संभावना कितनी है, 0.85। ठीक है, लीजा ने जो है, जो हमारा बी इवेंट है, यानी कि जो सॉरी जो ए इवेंट है, ओके, जो हमारा लीजा, उसने जो वेब डेवलपमेंट का कोर्स है उसको सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया, यानी कि बी इवेंट अगर हो चुका है। अब हमें ए इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी को पता करना है, यानी कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को पता करना है। क्लियर है, तो इसका जो फॉर्मूला है वो देखो क्या है, पी ए डिवाइडेड बाय बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यानी कि दोनों के साथ में होने की जो प्रोबेबिलिटी है उसको डिवाइड कर देना है जो सेकंड इवेंट है उसकी जो प्रोबेबिलिटी अगर हो चुकी है। ठीक है, तो जो हमारा ए इंटरसेक्शन बी है, यानी कि दोनों कोर्सेज के साथ में कंप्लीट होने की जो संभावना है वो कितनी है, 0.65 है। और जो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है उसकी कंप्लीट होने की जो संभावना थी वो 0.85 थी, और उसने उसको कंप्लीट कर लिया है। तो ये क्या हो गए, इवेंट अगर हो गई है। अब हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो कैलकुलेट करना है कि अब इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या रहेगी, इसकी कंडीशनल लायबिलिटी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो हमें सिंपली इसको आपस में डिवाइड कर देना है, 0.65 डिवाइडेड बाय 0.85, तो ये कितना आ जाएगा, 0.76। कितना, 0.76। तो ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप ये वाला जो क्वेश्चन है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक और क्वेश्चन इसके साथ का यहाँ पर करते हैं, बट थोड़ा सा डिफरेंस के साथ। तो यहाँ पर जोन है वो टू इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर रहा है, एक मैथ कंपटीशन है और एक साइंस कंपटीशन है। ठीक है, अब दोनों कंपटीशन को जीतने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.7 है, और जो मैथ कंपटीशन है उसको जीतने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.8 है। और जो जोन है उसने ऑलरेडी मैथ कंपटीशन को जीत लिया है। अब हमें पता करना है कि मैथ कंपटीशन को जीतने के बाद साइंस कंपटीशन को जीतने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पर हमारे दो इवेंट्स हैं, दो इवेंट्स हैं, एक इवेंट ए है और एक इवेंट बी है। इवेंट ए क्या है हमारा, मैथ कंपटीशन, और इवेंट बी क्या है, साइंस कंपटीशन। ठीक है, जिसमें से जो इवेंट ए है वो अगर हो चुका है, अब हमें बी की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यहाँ पर पता करनी है। तो इसका जो फॉर्मूला है तो सेम ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पर करना पड़ेगा, क्योंकि इवेंट जो है वो ए अगर हो गया है। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला होगा वो होगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डिवाइडेड बाय ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। सिंपल सा फंडा है, जिसकी आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है उसको आपको आगे रखना है, यानी कि पी अगर बी की करनी है तो बी डिवाइडेड बाय ए होगा। ठीक है, और ऊपर तो हमारा जो साथ में होने की जो संभावना है वो तो आएगी, डिवाइड इसको उसके साथ करना है जो इवेंट ऑलरेडी अकर हो चुका है। जैसे यहाँ पर ए इवेंट अकर हो चुका है तो हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किया, डिवाइड किया। वहां पर बी इवेंट अकर हुआ था तो हमने वहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को जो है वो डिवाइड किया। तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो अब हमारे पास दोनों वैल्यूज गिवन है। तो पहली जो है ए इंटरसेक्शन भी 0.7 है, और जो हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 है वो 0.8 है। जब हम इसको यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो 0.7 डिवाइडेड बाय 0.8, ये हमारा कितना आ जाएगा, 0.875, 0.875। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, विच ऑफ दी स्टेटमेंट करेक्ट रिगार्डिंग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है रिगार्डिंग द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है उसका मतलब समझ लेते हैं। ठीक है, तो सिंपली देखो, जब भी हम कोई ट्रायल कर रहे हैं, कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और वहां पर जो आउटकम है वो दो ही है। कौन से दो आउटकम है, एक है सक्सेस कि हमें सक्सेस मिलेगी, और दूसरा है हमारा यहाँ पर फेलियर। तो वहां पर हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज जो है वो करते हैं। जैसे एग्जांपल के मान के चलो, आपने एक कॉइन टॉस की, आपने एक सिक्का यहाँ पर उछाला और आप चाहते हो कि हेड आ जाए। तो जब आपने यहाँ पर सिक्का उछाला तो इसके दो आउटकम है, एक तो हेड आएगा और एक आएगा टेल। अगर आया हेड तो आप
आपका सक्सेस है, ये कि आप जीत गए, और अगर आ गया टेल तो क्या है, ये फेलियर है। ठीक है, तो जब भी सिर्फ दो ही आउटकम हो गए तो वहां पर हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज जो है वो करते हैं। ठीक है, आप क्वेश्चन को देखते हैं, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला, इट डिस्क्राइब द नंबर ऑफ सक्सेस इन अ फिक्स नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट एंड इडेंटिकल ट्रायल्स, यानी कि जब हम एक फिक्स नंबर में इंडिपेंडेंट और इडेंटिकल ट्रायल्स करते हैं तो हम कितनी बार हमें सक्सेस मिलेगी उस नंबर को डिस्क्राइब करता है। जैसे एग्जांपल के लिए, आपने दो कॉइन्स को साथ में उछाला और आप चाहते हो कि यहाँ पर हेड और टेल आ जाए, मतलब कि एक हेड और एक टेल आ जाए, तो इस एक्सपेरिमेंट के अंदर आपको कितनी बार सक्सेस मिलेगी इसको डिस्क्राइब करने का काम करता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद, इट इज यूज्ड वेयर ईच ट्रायल हैज ओनली टू पॉसिबल आउटकम, ये सिर्फ और सिर्फ वहां पे यूज किया जाता है जहां पर सिर्फ और सिर्फ दो ही आउटकम्स होते हैं, एक सक्सेस और फेलियर। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और फेलियर इज डिनोटेड बाय पी एंड क्यू, ठीक है, रिस्पेक्टिवली, यानी कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है उसको हम पी से डिनोट करते हैं, और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर होता है उसको हम क्यू से डिनोट करते हैं, और क्यू का मतलब है 1 - p। तो ऑल ऑफ द अबव हमारे यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर। ये सभी की सभी स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे देखो क्या है, सपोज 8 डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एग्जैक्टली 4 सक्सेस। तो हमने 8 डाइस को एक साथ थ्रो किया है, हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी कि 8 में से 4 डाइस के ऊपर 6 आना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें पी यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कैलकुलेट करना पड़ेगा, और उसके बाद क्यू यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर को कैलकुलेट करना पड़ेगा। जब हम एक डाइस को थ्रो करते हैं तो टोटल आउटकम्स होते हैं वो कितने होते हैं, 6 होते हैं, जिसमें से 6 आने के जो चांसेस होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ 1 होता है, यानी कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है वो है 1/6। उसके बाद क्यू को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, 1 - p। तो 1 - 1/6 ये आ जाएगा 5/6, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है हमारी, 1/6 है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर वो है 5/6। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो फॉर्मूला है वो हमारा ये है, जिसके अंदर जो एफएक्स है वो डिनोट करता है नंबर ऑफ सक्सेस, हमें कितने नंबर ऑफ सक्सेस रिक्वायर्ड है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें टोटल कितने सक्सेस चाहिए, 4, यानी कि 4 डाइस के ऊपर सक्सेस आने चाहिए। तो एक्स की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, यहाँ पर हमारी 4 होगी। ठीक है, तो हमारा जो यहाँ पर फॉर्मूला है इसके अंदर हमारा कॉम्बिनेशन है, p की पावर x है, 1 - p की पावर n - x है। तो कॉम्बिनेशन को सॉल्व करना ऑलरेडी मैंने आपको बताया, तो सबसे पहले हम कॉम्बिनेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r, n - r की पावर r फैक्टोरियल। ठीक है, तो n हमारा कितना है, 8 फैक्टोरियल। ठीक है, उसके बाद r फैक्टोरियल कितना है, 4, इसको माइनस करके ये भी हमारा 4 फैक्टोरियल जो है वो आ गया। इसको हम ओपन कर लेते तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, 4 फैक्टोरियल को हम एज इट इज रख लेते हैं। 4 फैक्टोरियल को हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम इसके साथ कट जाता है। अब इसको हम फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 ये कितना आ गया, 1680। 1680। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 इंटू 3 इंटू 2 ये कितना है, 24। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1680 डिवाइडेड बाय 24 ये कितना आ जाएगा, 70, यानी कि जो हमारा कॉम्बिनेशन है इसको हमने सॉल्व कर लिया, वो हमारा क्या हो गया, यहाँ पर 70 आ गया। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, कॉम्बिनेशन हमारा आया 70। उसके बाद इनटू p की पावर x, p कितना है, 1/6, इसकी पावर x कितनी है, 4। उसके बाद 5/6 ये हमारा क्या है, q है। ठीक है, इसकी पावर क्या है, n - x, तो n कितना है, 8 -4, तो इसकी पावर भी कितनी आ गई, 4 आ गई। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, 70 इंटू इसकी फोर्थ पावर 6 की फोर्थ पावर 6 इंटू, तो ये कितना आ गया, 1296, 1/1296 इंटू 5 की फोर्थ पावर, ये कितनी आएगी, 624, 6 की फोर्थ पावर ऑलरेडी हमने 1296 कैलकुलेट किया। इसको अगर हम और सिंप्लीफाई करें तो ये हमारा क्या बनेगा, 70 डिवाइडेड बाय 1296 इंटू 625 डिवाइडेड बाय 1296। ठीक है, अब इसको फटाफट से अगर हम सॉल्व करें तो 70 डिवाइडेड बाय 1296 ये कितना आ गया, 0.004। ठीक है, इनटू इसको सॉल्व करें तो 625 डिवाइडेड बाय 1296 ये कितना आ गया हमारा, 0.4822। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 0.054 इंटू 0.4822, तो ये कितना आ गया हमारा, 0.026। ये कितना आ गया हमारा, 0.026। तो हमारा जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन डी क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। तो इस तरीके से अगर आपके पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर देखो क्या है,
if x follows binomial distribution with n is equal to 6, p is equal to 1 divided by 2, then find out probability of x minus 3 mod is equal to or less than 2। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन जो है वो मोड का क्वेश्चन है। जैसे ही आपके पास मोड का क्वेश्चन आता है तो जो क्वेश्चन होता है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। जैसे हमने ऊपर वाला क्वेश्चन किया वो बहुत इजी था, आपने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट की, ठीक है, और फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करके आपने वैल्यू को प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट कर लिया। पर यहाँ पर क्या है, मोड। तो जैसे ही ये मोड आ जाता है उसके लिए हमें इसको सॉल्व करना पड़ता है। और मोड को कैसे सॉल्व किया जाता है, तो आपके पास जो भी वैल्यू गिवन होती है, जैसे हमारा x माइनस थ्री इजिकल टू हमारा कितना था, 2 था, तो आपको क्या करना है, -2 एक लेफ्ट हैंड साइड लिख लेना है। जैसे यहाँ पर हमारा फॉर्मूला क्या बनना है, यहाँ पर हमारा जो वैल्यू गिवन है वो कितनी गिवन है, x माइनस थ्री इजिकल टू और लेस देन 2 है। ठीक है, तो ये जो 2 है इसको आपको यहाँ पर माइनस कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, पहले 3 को इस तरफ ले आना है, तो -2 इस तरफ आके ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर प्लस का आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 3 प्लस का, तो ये कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, उसके बाद 3 को आपको उस साइड ले जाना है, तो यहाँ पर आके ये प्लस का होगा, 5 हो जाएगा। तो अब आपकी जो इक्वेशन बनी है, यानी कि जो प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करनी है वो क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 से लेकर 5 तक, यानी कि हमें ये प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि 1 से लेकर 5 तक का जो सक्सेस रेट है उसका जो टोटल प्रोबेबिलिटी है वो हमारा क्या है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जहां जो सक्सेस है उसको 1 से लेकर 5 तक कैलकुलेट करना पड़ेगा। यानी कि हमें यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 कैलकुलेट करना पड़ेगा, यानी कि जब हमें सक्सेस 1 रिक्वायर्ड है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ 2x इज इक्वल टू 2 कैलकुलेट करना पड़ेगा। ऐसी प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 5 जो है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। और जब आप इसको टोटल कर दोगे तो आपका यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 इज इक्वल टू हमारा 5 जो है वो आ जाएगा, यानी कि 1 से लेकर 5 तक की जो प्रोबेबिलिटी है वो यहाँ पर आ जाएगी। सिंपल भाषा में यहाँ पर मैं आपको समझाऊं तो अगर आपने यहाँ पर हमारी x है, ठीक है, तो आपको फाइंड आउट करना है कि जब सक्सेस रेट हमारा 1 से लेकर 5 तक होगा तो टोटल प्रोबेबिलिटी हमारी यहाँ पर कितनी होगी। ठीक है, तो इसके लिए हमें इन सभी की प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला हमारा सेम है, तो वैल्यूज हमें पुट करनी है। तो पहले अगर हम इस कॉम्बिनेशन को सॉल्व करें तो यहाँ पर n कितना है, 6 है, तो ये तो सेम ही रहेगी। p कितना है, 1 डिवाइडेड बाई 2 है। q को हमें कैलकुलेट कर लेना है, तो 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 1 डिवाइडेड बाई 2 ही आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यूज को पुट कर दो, तो ये हमारा n 6 और रिक्वायर्ड 1, 1 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 1, यानी कि यहाँ पर हमारा x की वैल्यू कितनी है, 1। ठीक है, उसके बाद 1 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 5। तो यहाँ पर सिंपली देखो, जब हमें x1 चाहिए तब हमने x1 यहाँ पर फिल किया, और जब हमें 2 चाहिए तो हमें यहाँ पर 2 को जो है वो फिल करना है। जैसे हमने फॉर्मूले में कॉम्बिनेशन फिल किया था वैसे ही आपको यहाँ पर फॉर्मूले में पुट जो है वो कर देना है। ठीक है, तो जब आप इसको फिलअप कर दोगे तो आपकी ये इक्वेशन जो है वन के आ जाएगी। ठीक है, तो इस इक्वेशन को बनाना मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको अच्छे से समझा था कि ये इक्वेशन बनी कैसे है। ठीक है, तो जैसे इक्वेशन बन जाएगी आप यहाँ पर नोटिस करो कि आप 1 डिवाइडेड 2 को जब 1 डिवाइडेड 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर 1 डिवाइडेड 2 की पावर 6 आ जाएगी। ऐसे जब आप इसको 1 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 2, 1 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 4 इसको डिवाइड करोगे तो इसकी भी 1 डिवाइडेड मल्टीप्लाई करोगे तो 1 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 6 आ जाएगी। यानी कि सब में 1 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 6 जो है वो कॉमन है, तो ये हमें कॉमन लेना है। और जैसे हम इसको कॉमन लेंगे बाकी जो हमारी इक्वेशन बनी वो क्या है, 6c1 प्लस 6c2 और हमारा यहाँ पर 6c3। ठीक है, ये हमारा जो है वो निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अब इसे हमें यहाँ पे जो है सॉल्व कर लेना है। अब कॉम्बिनेशन को सॉल्व करना हमें ऑलरेडी आता है, तो पहले हम इस कॉम्बिनेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो n कितना है, 6 है, यानी कि 6 फैक्टोरियल। ठीक है, डिवाइडेड बाय रिक्वायर्ड कितना है, सिर्फ 1, 1 फैक्टोरियल। और यहाँ पर 1 माइनस 6 माइनस आर, आर कितना है, 1 है, तो ये कितना आ जाएगा, 5 फैक्टोरियल आ जाएगा। तो 6 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल के साथ 5 फैक्टोरियल कट जाएगा और ये हमारा क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो पहला जो हमारा कैलकुलेट हुआ है वो 6 आया। उसके बाद क्या है हमारा 6 2, इस कॉम्बिनेशन को हमें सॉल्व करना है। तो हमारा n कितना है वो तो 6 ही रहेगा। ठीक है, 6i, 6 फैक्टोरियल। और r कितना है, r हमें 2 चाहिए और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 फैक्टोरियल आ जाएगा। तो 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। ठीक है, और यहाँ पर हमारा 4 फैक्टोरियल के साथ 4 फैक्टोरियल कट हो जाएगा, ये रह जाएगा 2 फैक्टोरियल। और इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 3 इंटू 5 15। तो सेकंड का जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा थर्ड, यहाँ पर हमारा कितना है, रिक्वायर्ड 3 है, तो यहाँ पर जो आएगा वो कितना आ जाएगा, हमारा 3 फैक्टोरियल आ जाएगा। तो 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल एज इट इज। 3 फैक्टोरियल एक एज इट इज, एक को ओपन कर लेना है,
इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ गया, 2 आ गया, ठीक है। तो बी, तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पर 20 आ जाएगा। तो थर्ड फैक्टोरियल का कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमें फोर्थ का कैलकुलेट कर लेना है। तो फोर्थ यहाँ पर क्या आएगा, फोर्थ का एन तो हमारा 6 फैक्टोरियल ही रहेगा। रिक्वायर्ड कितना है, 4 फैक्टोरियल, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 फैक्टोरियल। तो 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल एज इट इज, 4 फैक्टोरियल के साथ 4 फैक्टोरियल कट जाएगा, 2 फैक्टोरियल हमारा एज इट इज आ जाएगा, इसको ओपन कर लेंगे। इसको हम सॉल्व करेंगे, 3 इंटू 5, ये कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, लास्ट वाला 5 वाला। तो इसको हमें कैसे सॉल्व करना है, ये सेम तरीका है। तो ये 6 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल हमारा एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। रिक्वायर्ड कितना है, 5 फैक्टोरियल है, यहाँ पर हमारा 1 फैक्टोरियल आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 6 ही आएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 6 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 15 प्लस 6 प्लस, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 62 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 62। जो कॉम्बिनेशन है उसको हमने सॉल्व किया और उसका जो टोटल आया वो 62 आया। उसके बाद इसे हमें मल्टीप्लाई करना है 1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 6। तो जब 2 की हम 6 पावर कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 2 इंटू, तो ये आ जाएगा 64। तो इसका जो आंसर है वो क्या आएगा, 62 डिवाइडेड बाय 64। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं 62 डिवाइडेड बाय 64, 64, तो ये कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पर, 62 डिवाइडेड बाय 62, तो ये आ जाएगा हमारा 0.9687, 0.9687। तो हमारा जो आंसर रहेगा वो 0.9687, ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ मैन हिटिंग अ टारगेट इज 1 डिवाइडेड बाय 5, he fires 8 shot, what is the probability that he hits the target at least twice, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को समझो, एक पर्सन है जो कि यहाँ पर 8 शॉट्स मारता है, ठीक है, और उसके टारगेट को हिट करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 डिवाइडेड बाय 5 है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितनी है, 1 डिवाइडेड बाय 5। और क्यों अगर हम कैलकुलेट करें 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 5, तो ये 4 डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि एट लीस्ट वो 2 बारी हिट करे। कहने का मतलब है कि 8 में से 8 में से कम वो 2 बारी यहाँ पर जो है हिट करे, कम से कम 2 बारी, उससे कम नहीं चलेगा, मैक्सिमम हो सकता है, यानी कि वो 2 बारी, 3 बारी, 4 बारी, 5 बारी, 6 बारी, 7 बारी और 8 बारी भी कर सकता है, पर 2 से कम यहाँ पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2, यानी कि जब वो 2 बारी हिट करेगा, जब वो 3 बारी हिट करेगा, 4 बारी, 5 बारी, 6 बारी, 7 बारी और 8 बारी, इन सभी की प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब इसको कैलकुलेशन थोड़ी सी यहाँ पर डिफिकल्ट हो जाती है, क्योंकि जो वैल्यूज है वो काफी इंक्रीज हो गई है, और अगर और वैल्यू इंक्रीज हो तो आप कैलकुलेशन इजिली कर ही नहीं पाओगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो सिंपल सा फंडा होता है वो ये होता है कि अगर आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है एटलीस्ट ट्वाइस की, ठीक है, एटलीस्ट ट्वाइस की, तो जो प्रोबेबिलिटी है 1 की और 0 की, उसे कैलकुलेट करो और उसको 1 में से माइनस कर दो। जैसे आप लोगों को पता होगा, प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 1, प्रोबेबिलिटी जो है वो 1 के इक्वल होती है। यानी कि अगर मैं यहाँ पर कैलकुलेट करूं पी ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, तो ये इजिकल टू हुई कितना, 1, ठीक है। अब अगर मान के चलो मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी को नहीं चाहिए, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नहीं चाहिए, ये 0.2 है, यानी कि मुझे सिर्फ इस दो की प्रोबेबिलिटी जाननी है कि प्रोबेबिलिटी बी और सी की टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो मैं क्या करूंगा, 1 में से पहले इसकी प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करूंगा, मान के चलो वो 0.2 है, और 0.2 को माइनस करूंगा तो जो 0.8 है वो इन दोनों की क्या होगी, प्रोबेबिलिटी होगी। सेम फंडा हमें यहाँ पर अप्लाई करना है। तो हमें एटलीस्ट 2 चाहिए, यानी कि एक नहीं चाहिए, यानी कि सिर्फ एक बार हिट करे ये नहीं चाहिए, और 0 बार हिट करे ये भी नहीं चाहिए। तो हमें क्या करना है, इन दोनों को कैलकुलेट करना है और 1 में से माइनस कर देना है, ठीक है। फॉर्मुला ऑलरेडी मैंने आपको यहाँ पर बताया हुआ है, तो फॉर्मुला क्या है हमारा यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम 0 की कैलकुलेट करें तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन को अगर हम सॉल्व करें तो टोटल कितने हैं, 6 फैक्टोरियल, ठीक है, और रिक्वायर्ड कितने हैं, 0 फैक्टोरियल। 6 में से 0 माइनस किया, 0 माइनस किया तो ये कितना आ जाएगा, 6 फैक्टोरियल आ जाएगा। जब डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। एक चीज और बता दूं, जहां पर भी आपके पास 0 फैक्टोरियल की वैल्यू आ जाए तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 ही होती है, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, ठीक है। अब ये हमने कॉम्बिनेशन को सॉल्व किया। अब इसको हम जो p है वो कितना है, 1 डिवाइडेड बाय 5, इसकी पावर कितनी है, x की पावर 0, ठीक है। उसके बाद क्यू की पावर, क्यू कितनी है, 4 डिवाइडेड बाय 5, n माइनस एक्स,
यानी कि 6 - 0 तो इसकी पावर कितनी हो गई हमारी 6 हो गई। ठीक है, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा सर इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो इसकी वैल्यू होगी 1। अगर आपको किसी भी वैल्यू की पावर 0 गिवन है तो इसकी वैल्यू होती है 1। ठीक है, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये कितना आ जाएगा 1 इंटू 4/5 की पावर 6। अब हमें सिर्फ इसकी पावर को कैलकुलेट कर लेना है, तो 4 × 2 3 4, तो ये कितना आ जाएगा 256, सॉरी 6 पावर हमें कैलकुलेट करनी है, 4 × 2 3 4 5 6, ये कितना आ जाएगा 4096। ठीक है, इसे हमें डिवाइड करना है 5 की 6 पावर 3 4 5 6, तो ये कितना आ रहा है 15625। ठीक है, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 4096 डिवाइडेड बाय 15 625, तो ये कितना आ जाएगा 0.2621। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी है हमारी इसकी, तो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। जब जो टारगेट है उसको हिट करेगा ही नहीं। ठीक है, उसके बाद अब हमें कैलकुलेट करना है 1 का। ठीक है, जब हम 1 का कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन आएगा, जो हमारे यहाँ पर कॉम्बिनेशन आएगा वो 6 ऊपर आएगा, यहाँ पर 1 फैक्टोरियल और यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 फैक्टोरियल। साफ करके आप लिख देते हैं, तो कॉम्बिनेशन को अगर मैं सॉल्व करूं तो 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल, और यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा 5 फैक्टोरियल। तो 6 × 5 × 4 5। ठीक है, 5 फैक्टोरियल एज इट इज लिख लेते हैं, और यहाँ पर हमारा 1 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे 5 फैक्टोरियल के साथ 5 फैक्टोरियल कर जाएगा, तो ये आंसर आएगा 6। कॉम्बिनेशन कितना है 6। अब p की वैल्यू कितनी है 1 डिवाइडेड बाय 5, 1 डिवाइडेड 5 इसकी पावर कितनी है 1 है। ठीक है, अब इसे हमें मल्टीप्लिकेशन करनी है। ठीक है, इसको हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, हमारे यहाँ पर 4/5 की पावर 5। ठीक है, तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 4 × 2 × तो ये कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 6। ठीक है, डिवाइडेड बाय 5। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1024, और इसे डिवाइड करना है हमें किसके साथ 5 की पावर 5, 5 × 2 3 4 5, ये कितना आ जाएगा 3125। ठीक है, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 1024 डिवाइडेड बाय 3125, तो ये कितना आ जाएगा 0.32, 0.32। तो इसकी जो वैल्यू आई है वो 0.327 आई है। अब इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं, 6/5, तो ये कितने हैं 1.2, 1.2 जब इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.2 इंटू 0.327, तो ये कितना आ जाएगा 0.39 और 2। ठीक है, तो ये हमने दोनों कैलकुलेट कर लिया 0.392। ठीक है, अब इसे हमें क्या करना है आपस में प्लस करना है, तो 0.2621 प्लस हमारा 0.392, ये कितना आ जाएगा 0.65। अब इसको एक में से हमें माइनस करना है, तो 1 माइनस हमारा यहाँ पर 1 - 0.6541। ठीक है, तो जब हम इसको माइनस कर रहे हैं तो 1 - हमारा 0.6541, तो ये कितना आ रहा है 0.3459, 0.3459, 0.3459। तो हमारा जो आंसर है वो कितना है 0.3459। तो यहाँ पर थोड़ी सी ऑप्शन में मिस्टेक है, तो इसको यहाँ पर प्लीज करेक्ट कर दीजिएगा। तो जो हमारा आंसर रहेगा वो कितना रहेगा 0.3459। तो इसको फटाफट यहाँ पर करेक्ट कर लेते हैं 0.3459, 3459। ठीक है, तो ये हमारा क्या है यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी जो है आसानी से सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, कंप्यूट द मीन स्टैंडर्ड डेविएशन कोएफिशिएंट ऑफ सिक्यूनेस कुर्टोसिस मोड फॉर अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद p इज इक्वल टू 0.6 एंड n इज इक्वल टू 40। ठीक है, तो यहाँ पर हमें मीन कैलकुलेट करना है, एसटी कैलकुलेट करना है, कोएफिशिएंट ऑफ सिक्यूनेस कैलकुलेट करना है, और कुर्टोसिस यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो p इज इक्वल टू कितना है 0.6। ठीक है, n इज इक्वल टू हमारा कितना है 40। q को अगर हमें कैलकुलेट करना है तो 1 - 0.6 वो 0.4 आ जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं मीन। तो मीन को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है n इंटू पी। तो n कितना है हमारा 40 है, इंटू पी कितना है 0.6। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 40 इंटू 0.6, ये कितना आ जाएगा 24। तो मीन हमारा कितना है 24। उसके बाद वेरियांस को कैलकुलेट करना है, तो वेरियांस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एन पी क्यू। क्या होता है एन पी क्यू, यानी कि n इंटू पी इंटू क्यू। तो n हमारा कितना है 40 इंटू
P कितना है 0.6 इंटू 0.4 हमारा क्या है Q है, ठीक है। तो 40 इंटू 0.6 इंटू 0.4, तो ये कितना आ जाएगा 9.6, ये कितना आ जाएगा 9.6। एक बार फिर से कर लेते हैं, 40 इंटू 0.6 एंड 0.4, तो ये कितना आ जाएगा 9.6। तो ये क्या है हमारा वेरियांस है। उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे कैलकुलेट होता है, तो वेरियांस का अंडर रूट कर देना है। तो हमारा जो वेरियांस निकल के रहा है वो 9.6 है, तो इसका हमें अंडर रूट कर देना है। तो इसका जो अंडर रूट आएगा वो हमारा आएगा 3.098। तो ये हमारा क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन है। उसके बाद मेजर ऑफ सिक्योरनेस कैसे कैलकुलेट होता है, तो 1 माइनस 2p का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एनपी क्यूब। तो 1 माइनस 2p, p कितना है 0.6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एनपी क्यूब। एनपी क्यूब ऑलरेडी हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया था, वो कितना था 9.6। तो 9.6 ठीक है। अब इसको हम अगर सॉल्व करें तो 2 इंटू 0.6, 2 इंटू 0.6, ये कितना आएगा हमारा 2 इंटू 0.6, ये आ जाएगा 1.2, ठीक है। उसमें से हमें क्या करना है, 1 को माइनस करना है, तो ये कितना आ जाएगा 0.2। यहाँ पर 1 माइनस 1.2, तो ये कितना आ जाएगा माइनस 0.2 की पावर। अब स्केयर कर देंगे हमें, तो जब हम 0.2 की स्केयर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 0.04, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है 0.04। इसको डिवाइड कर देना है 9.6 के साथ, तो 0.04 डिवाइडेड बाय 9.6, ये कितना आ जाएगा 0.004, ठीक है। तो 0.004 हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं 0.004, ये हमारा क्या है करेक्ट आंसर, ये है हमारा मेजर ऑफ सिक्वेंस, ठीक है। उसके बाद मेजर ऑफ कुर्टोसिस, ठीक है। अब कुर्टोसिस को हमें यहाँ पर कैसे कैलकुलेट करना है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 3 प्लस 1 माइनस 6p क्यूब डिवाइडेड बाय एनपी क्यूब, ठीक है। तो पहले 3 प्लस 1 माइनस 6p क्यूब, पी कितना है 0.6 और क्यू कितना है 0.4, ठीक है। उसे डिवाइड करना है एनपी के साथ, वो है 9.6, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले 6 इंटू 0.4, 6 इंटू 0.6, उसके बाद इसको 0.4 के साथ भी यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, पहले पहले इसको और इसको यहाँ पर आपस में मल्टीप्लाई करके देते हैं। 0.6 इंटू 0.4, ये कितना आ रहा है 0.24, ठीक है। इसको अब 6 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये कितना आ जाएगा 1.44, ठीक है 1.44। तो इसमें से जब 1 को माइनस किया है तो ये हमारा कितना आ जाएगा -0.44, -0.44। तो 3 प्लस -0.44, ठीक है, डिवाइडेड बाय एनपीक्यू, ये कितना है 9.6। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे 0.44 को 9.6 के साथ, तो ये कितना आ जाएगा 0.045, ठीक है। तो 3 माइनस 0.045, तो 3 में से जब हम इसको माइनस करेंगे, 3 में से जब हम इसको माइनस करेंगे 0.45, तो ये कितना आ जाएगा 2.955। तो ये हमारा क्या है यहाँ पर मेजर ऑफ कुर्टोसिस है, ठीक है। तो इस तरीके से आप फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करके आसानी से इनकी वैल्यूज जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा देखो क्या है, अगर जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है वहां पर p इजिकल टू q इजिकल टू 0.5 है, तो ये हमारी सिमेट्रिक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगी। अगर हमारी जो p है वो लेस देन 0.5 है तो पॉजिटिवली सिक्योर्ड कहलाएगी, और अगर हमारी p जो है वो ग्रेटर देन 0.5 है तो ये नेगेटिव सिक्योर्ड जो है वो कहलाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, which distribution is used in probability when the number of trials is large and the probability of success is small, ठीक है। यानी कि जब किसी एक्सपेरिमेंट के अंदर जो ट्रायल्स है उनकी गिनती बहुत ज्यादा होती है और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है वो बहुत ही कम होती है, तो वहां पर हम कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल के मान के चलो XYZ कंपनी है, ठीक है। वो महीने के अंदर जो है 1 लाख बल्ब जो है वो बनाती है, और वो जानना चाहती है कि जो बल्ब है उनके डिफेक्ट होने के क्या प्रोबेबिलिटी, यानी कि 1 लाख में से कितने बल्ब यहाँ पर जो है खराब निकलेंगे उसकी प्रोबेबिलिटी पता करनी है। तो इसके लिए जो ट्रायल्स होंगे वो बहुत ज्यादा होंगे, 1 लाख आइटम्स को ट्रायल्स करना पड़ेगा। और जो डिफेक्ट्स हैं उनकी जो प्रोबेबिलिटी होती है जनरली कम होती है, यानी कि अगर मान के चलो 100 बल्ब बनते हैं तो मैक्सिमम आप देखो कि 1 या 2 बल्ब ही यहाँ पर खराब होते हैं, ज्यादा खराब हो गए फिर तो नुकसान ही होगा, फिर तो वो बल्ब कंपनी वैसे बनाएगी नहीं। तो जो बल्ब के डिफेक्ट होने के चांसेस होते हैं बहुत ही कम होते हैं, तो वहां पर कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन यूज होती है, तो आंसर क्या रहेगा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज अ करेक्ट आंसर, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज अ करेक्ट आंसर। अब जब पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन होती है तो वहां पर अगर हम नंबर ऑफ सक्सेस को कैलकुलेट करना है यानी कि एफएक्स कैलकुलेट करना है, तो उसका जो हमारा फॉर्मूला है
वो है ई की पावर माइनस लैम्डा, और लैम्डा की पावर क्या है, एक्स डिवाइडेड बाय एक्स फैक्टोरियल। ठीक है, एक्स का मतलब यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ सक्सेस। ठीक है, तो फटाफट से अब एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। तो इफ द रैंडम वेरिएबल एक्स फॉलोज अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन 2.6 वेरिएंस सिक्वेंस एंड कोटोसिस। तो अगर एक पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, जहां पर जो मीन है यानी कि जो एवरेज है, जो एवरेज है वो कितना है, 2.6 है, तो हमें वेरिएंस सिक्वेंस कोटोसिस को पता करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मीन का मतलब होता है लैम्डा, यानी कि जो एवरेज होता है, क्वेश्चन में अगर आपको कहीं भी एवरेज दिखे, मीन दिखे, तो उसका मतलब क्या होता है, लैम्डा होता है। ठीक है, और वेरिएंस का मतलब भी लैम्डा ही होता है, सेम बात होती है। तो अगर हमें यहाँ पर वेरिएंस कैलकुलेट करना है तो वो कितना है, अगर मैं वेरिएंस को सिंपल कैलकुलेट करूं तो वो कितना है, 2.6 है। सीधा सीधा मीन गिवन हुआ है, वेरिएंस इज इक्वल टू लैम्डा होता है, और लैम्डा हमारा एवरेज होता है, तो वेरिएंस कितना आ जाएगा, 2.6 आ जाएगा। उसके बाद मेजर ऑफ सिक्योरनेस, सिक्योरनेस कैसे कैलकुलेट होता है, 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा। तो 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा वो कितना है, 2.6 है। ठीक है, तो 1 डिवाइडेड बाय 2.6 जब हम करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 2.6, तो ये कितना आ जाएगा, 0.3846। ठीक है, 0.38। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, मेजर ऑफ कुर्टोसिस। तो इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, 3+1 डिवाइडेड बाय लैम्डा। तो 3+1 डिवाइडेड बाय लैम्डा, तो ये कितना आ जाएगा, 3+1 डिवाइडेड बाय लैम्डा। लैम्डा कितना है, 2.6। तो ये ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया था, वो 0.3846 है। तो हमें क्या करना है, 3 के अंदर इसको प्लस कर देना है, 0.3846। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 3.3846, 3.3846। तो जो हमारा आंसर आएगा वो ऑप्शन बी होगा। तो हमारा वेरिएंस कितना है, 2.6, जो सिक्योरनेस है वो 0.38 है, और जो कुर्टोसिस है वो 3.38 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। इन अ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डिफेक्टिव आइटम्स आर रैंडमली प्रोड्यूस्ड एट एन एवरेज रेट ऑफ 0.5 डिफेक्ट्स पर आवर। ई की पावर कितनी है यहाँ पर, 0.5 इज इक्वल टू 0.6065। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को समझो कि एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, ठीक है, और उसके जो डिफेक्टिव आइटम्स होते हैं पर आर के हिसाब से उसका जो रेट है वो 0.5 होता है, यानी कि 0.5 के रेट से जो है आइटम्स डिफेक्टिव पाए जाते हैं। ठीक है, तो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि एग्जैक्टली 2 डिफेक्टिव आइटम्स जो है वो एक घंटे के अंदर जो है वो अराइज हो। इनके हमने अगर प्रोडक्ट बनाया तो हमें ये प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि एक घंटे के अंदर दो आइटम्स के डिफेक्ट होने के क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो हमारा यही है। तो यहाँ पर हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर माइनस लैम्डा, और लैम्डा की पावर एक्स डिवाइडेड बाय एक्स फैक्टोरियल। ठीक है, तो एक्स यहाँ पर क्या है, 2, यानी कि हमें जो सक्सेस मिलेगी वो दो आइटम्स के एग्जैक्टली डिफेक्ट होने पे मिलेगी। ठीक है, तो ई की पावर जो माइनस लैम्डा है वो हमारे क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन होती है। जैसे यहाँ पर जो वैल्यू गिवन हुई है, ई की पावर माइनस 0.5, 0.5 क्या है, हमारा लैम्डा ही तो है। तो इसकी पावर कितनी गिवन है, 0.605, 0.6065 ये है। ठीक है, तो ये तो वैल्यू हमें इजीली यहाँ पर मिल गई है, तो वो तो हम पुट कर देंगे, तो वो कितना है, 0.6065। उसके बाद इनटू, अब क्या है, लैम्डा की पावर एक्स, लैम्डा कितना है, 0.5। ठीक है, और एक्स की पावर रिक्वायर्ड कितनी है, 2 है। उसको डिवाइड करना है 2 फैक्टोरियल के साथ, यानी कि 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। उसके बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 0.05, 0.05 इंटू 0.05, तो ये कितना है, 0.25, यानी कि 0.6065 इंटू 0.25 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो इंटू 0.6065, तो ये कितना आ गया हमारा, 0.50, 0.50। ठीक है, और 16। ठीक है, अब इसको दो के साथ डिवाइड करना है, तो दो के साथ जब डिवाइड किया तो ये कितना आ जाएगा, 0.075, 0.075। ठीक है, तो हमारा जो यहाँ पर आंसर आएगा वो क्या रहेगा, ये वाला, यानी कि जो हमारा फर्स्ट आया है कि एटलीस्ट घंटे के अंदर दो डिफेक्टिव आइटम्स आए, तो इस फॉर्मूले का यूज करके आसानी से उसकी प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड आउट कर ली, वो 0.758 है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ लाइकली इट इज एनकाउंटर एटलीस्ट वन डिफेक्टिव आइटम इन अ गिवन आवर एट अ प्लांट। यानी कि हमें ये प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि कम से कम एक घंटे के अंदर, ठीक है, एक डिफेक्टिव आइटम जो है वो पाया जा रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि कम से कम एक होना चाहिए। अब मैक्सिमम दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, चार पांच भी हो सकता है, और 100, 250, 500, 1000 भी हो सकता है। ठीक है, पर हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि एटलीस्ट वन डिफेक्टिव आइटम। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो फॉर्मूला है वो ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, फॉर्मूला क्या है,
सबसे पहले आपको जो चीज नहीं चाहिए, जैसे मुझे चाहिए कि एक भी आइटम जो है वो खराब ना हो, डिफेक्टिव ना हो, तो हमें क्या करना है, इसकी प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करना है, यानी कि जब x 0 है हमारा, उसकी प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट कर लेना है। तो e की पावर माइनस लैम्डा वो तो हमें ऑलरेडी 0.6065 दी हुई है, ठीक है। अब x लैम्डा, लैम्डा कितना है 0.5, अब इसकी पावर कितनी होगी, इसकी पावर होगी हमारी 0, ठीक है। अब क्या करना है, इसको डिवाइड करना है किसके साथ, हमारे यहाँ पर 0 फैक्टोरियल के साथ, ठीक है। तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर जिसकी भी पावर हो 0.1 हो, उसकी पावर मतलब कि कोई भी वैल्यू गिवन, उसकी जो पावर 0 गिवन है उसकी वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पर हमारा 0.6065 इंटू 0.1, ये कितना आ जाएगा, हमारा 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, हमारा 1 आ जाएगा। तो हम जब इसको डिवाइड करेंगे तो 0.6065 इंटू 1, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, एज इट इज आ जाएगा, और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो 0 पॉइंट, हमारा जो आंसर आएगा वो कितना रहेगा, 0.6065। यानी कि हमारी जो प्रोबेबिलिटी है कि हमारा जो डिफेक्टिव आइटम है वो एक भी ना निकले, वो कितना है, 0.6065। अब हमें पता करना है एटलीस्ट 1 की। तो इसके लिए क्या करना है पड़ेगा हमें, अगर हमें एटलीस्ट 1 की प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करना है, तो एक में से ये जीरो आने की प्रोबेबिलिटी, इसको माइनस कर देना है। तो 0.6065 को जब आप माइनस करोगे तो 1 माइनस 602565, 1 माइनस 0.6065, तो ये कितना आ जाएगा, 1 माइनस 0.06, सॉरी तो इसी यहाँ पे कंफ्यूजन हो रही है, 1 माइनस 0.6065, तो ये कितना आ रहा है हमारा, 0.3935, ठीक है। तो हमारा जो आंसर रहेगा ना, वो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। यानी कि जो पहले क्वेश्चन का आंसर था प्रोबेबिलिटी कि दो डिफेक्टिव आइटम्स आएंगे, वो 0.0758 है, और सेकंड क्वेश्चन का एटलीस्ट वन का 0.3935 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के साथ यहाँ पर रिलेटेड है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो थोड़े से यहाँ पर ज्यादा है। तो टोटल 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्या क्वेश्चन है पहले समझो। द नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर बग्स फाउंड पर डे इन अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम फॉलोज अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विद अ मीन ऑफ 0.5। यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, 0.5 यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है। 0.5, क्योंकि 0.5 की जो ई की पावर है वो ऑलरेडी हमें पता है वो कितनी है, 0.6065, ठीक है। तो क्वेश्चन में वैसे तो ये ऑलरेडी गिवन होता है। तो अगर आपके पास 1.2 की पावर गिवन हो तो आप उसका वैल्यू पुट कर सकते हो। तो अभी हमारे पास 0.5 की वैल्यू गिवन है, तो हम उसको यहाँ पर यूज कर लेंगे। तो 0.5 यहाँ पर कर लीजिए। अब हमें प्रॉबिलिटी फाइंड आउट करनी है। क्या प्रॉबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि एक एक दिन के अंदर जो बग्स हो वो 2 से कम हो, उसके बाद एक दिन में जो बग्स हो वो 2 से ज्यादा हो, या फिर एक पूरे 4 दिन के पीरियड में कोई भी बग ना हो। ये हमें प्रोबेबिलिटी जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो 3 हमारे पास क्वेश्चन है। सबसे पहले देखो, फ्यूअर देन 2 बग्स, इसका मतलब क्या हुआ कि 2 से कम होने चाहिए। तो हमें सिंपल यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स जीरो, एक्स इज इक्वल टू 0 और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 कैलकुलेट करना है। क्योंकि देखो हमें चाहिए कि जो बग्स हो या तो 0 हो या तो 1 हो, ठीक है। तो अगर टोटल प्रोबेबिलिटी चाहिए तो हमें इन दोनों को कैलकुलेट करना पड़ेगा और उसके बाद इसको प्लस करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला हमारा यहाँ पर सेम रहने वाला है, ठीक है। जो फॉर्मूला है लैम्डा माइनस लैम्डा की जो पावर थी, ई की पावर जो माइनस लैम्डा है उसकी पावर हमारे पास ऑलरेडी गिवन थी, वो कितनी थी, 0.6065, ठीक है। तो यहाँ पर हम फिल कर लेते हैं 0.6065 इंटू लैम्डा की पावर एक्स। लैम्डा कितना है हमारा 0.5, एक्स कितना चाहिए, 0 चाहिए। पहले हम 0 वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद एक्स फैक्टोरियल कितना है, 0 फैक्टोरियल है। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 0.6065, यानी कि ऑलरेडी जो हमने कैलकुलेट किया हुआ था 0 वाले का, वही हमारा यहाँ पर आ जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू 0 है वो हमने यहाँ पर कैलकुलेट जो है वो कर लिया है। उसके बाद अब है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, ये हमें जो है वो कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर हमारा सिंपली एक्स की पावर कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर हमारा 1 फैक्टोरियल जो है हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो 0.60 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाय हमारा 1 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 0.6065, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 0.6065 इंटू 0.5, ये कितना आ गया हमारा
0.3032, ठीक है। इसे हमें 1 के साथ डिवाइड करना तो उसकी वैल्यू ये सेम ही आ गई, तो ये वैल्यू हमारी निकल के आई है जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर बग्स की होगी वो 1 होगी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सिंपली इनको प्लस कर देना है। तो जब हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 2 होगा तो हमें ये दो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी थी, तो वो हमने कैलकुलेट कर ली। वो कितनी है, एक तो है हमारा यहाँ पर 0.6065 है, प्लस 0.3032 है, ठीक है। जब हम इसको प्लस करें तो 0.6065 प्लस 0.3032, ये कितना आ जाएगा, 0.90। तो ये क्या है हमारा करेक्ट आंसर। यानी कि जब हमें फ्यूअर देन 2 वर्क्स की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है तो वो हमारा 0.90 और 2 डेसिमल और ऐड कर लो तो 9097 जो है वो आ जाएगा। तो मेथड आपको समझना है, मेथड क्या है, फ्यूअर देन 2 बोला है यानी कि 0 हो सकता है 1 हो सकता है, तो आपको उन दोनों की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। फॉर्मूला ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है, फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करके दोनों की वैल्यूज को कैलकुलेट किया और उसको प्लस कर दिया तो आपकी आंसर जो है वो आ गया है। तो जो सेकंड फर्स्ट क्वेश्चन है उसका जो आंसर निकला है फर्स्ट क्वेश्चन का, वो कितना है, 0.9097, यानी कि जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है, मतलब एक डे के अंदर 0.9097 चांसेस है कि जो बग्स हैं वो 2 से कम होंगे। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक डे देयर विल बी मोर देन 2 बग्स, तो 2 से ज्यादा यहाँ पर बग्स होने चाहिए। तो सिंपली देखो यहाँ पर हमें क्या चाहिए कि 2 से ज्यादा, यानी कि हमें ना तो 0 बग चाहिए, ना ही 1 बग चाहिए और ना ही 2 बग चाहिए। और 2 से ज्यादा तो 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है और हजारों भी हो सकता है। तो इसको सॉल्व करने का फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। क्या है फॉर्मूला कि 1 माइनस जो प्रोबेबिलिटी आपको नहीं चाहिए उसे कैलकुलेट करो, 1 में से माइनस करो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमें ना तो बग 0 चाहिए, ना ही 1 चाहिए और ना ही 2 चाहिए, ठीक है। तो हमारा जो यहाँ पर एक्स इजिकल टू 0 है उसको हमने ऑलरेडी यहाँ पर कैलकुलेट किया हुआ था। वो कितना था, 0.6065, ठीक है, 6065, ठीक है। उसके बाद हमने 1 की भी यहाँ पर वैल्यू कैलकुलेट की कर ली थी, ठीक है। तो 1 की एक बार फिर से यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं क्योंकि मैं भूल गया यहाँ पर। तो 1 की जो वैल्यू है वो कितनी होगी यहाँ पर, 0.6065 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल, तो 0.6065 इंटू 0.5, तो ये कितना है हमारा 0.3032, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पर अज्यूम करके चलनी है कि जो हमारी जो वैल्यू है मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पर बता दिया था, वो 0.5 हमें यहाँ पर लेना है और इसकी वैल्यू ऑलरेडी पिछले क्वेश्चन में दी हुई थी, तो वही वैल्यू हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, ठीक है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। ओके, तो 1 की हमने कैलकुलेट कर ली, वो कितना है ये। उसके बाद सेकंड अब 2 की कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 2 का यहाँ पर कितना आएगा, 2 का हमारा कितना आएगा, 0.6065 इंटू 0.05 की पावर स्केयर और डिवाइडेड बाय हमें यहाँ पर 2 फैक्टोरियल से करना है, ठीक है। तो 0.05 इंटू, ये कितना आ रहा है 0.25 इंटू हमें क्या करना है 0.6065, तो ये कितना है हमारा, इसका आंसर 0.1516। अब इसको 2 के साथ डिवाइड कर देना है तो 2 के साथ डिवाइड कर देते हैं, तो ये कितना आ रहा है 0.0758, ठीक है। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं 0.0758। अब इसको जब हम प्लस करेंगे, पहले इसको हम प्लस करेंगे, 0.0.6065 प्लस 0.3032 प्लस 0.0758, तो ये कितना आ रहा है 0.9855, ठीक है। तो इसको हम जब 1 में से माइनस करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 0.018। ओ सॉरी, एक बार फिर से यहाँ पे माइनस कर लेते हैं। तो 1 माइनस 98, 1 माइनस 0.9855, तो ये कितना है, सही था हमारा आंसर 0.0145। तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी है, हमारी जो प्रोबेबिलिटी है वो यहाँ पर क्या निकल कर आई है, 0.145, यानी कि जो सेकंड क्वेश्चन है उसका जो आंसर निकल के आया वो 0.0145 जो है वो आया है, यानी कि
2 से ज्यादा बग्स फाइंड आउट होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.015 जो है वो आएगा। उसके बाद नो बग्स, कोई भी बग्स नहीं होना चाहिए, तो जीरो की ऑलरेडी हमने यहाँ पर कैलकुलेट की हुई थी, इसकी वो कितनी थी 0.3, यानी कि 0.6065 ऑलरेडी हमने कैलकुलेट की हुई है। तो ये हमारा क्या है यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन का आंसर है। तो आई होप आपको यहाँ पर जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके जो क्वेश्चन है वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट आता है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग एक्सपेक्टेड लॉस इन क्रेडिट रिस्क एनालिसिस। ठीक है, तो सबसे पहले क्रेडिट रिस्क का मतलब समझो। तो जब भी बैंक यहाँ पर लोन देता है, ठीक है, तो बैंक क्या करता है, क्रेडिट रिस्क रिस्क जो है वो बियर करता है। क्रेडिट रिस्क का मतलब है कि जो बॉर्वर है उसके डिफॉल्ट करने के जो चांसेस है, यानी कि बॉर्वर के डिफॉल्ट करने की वजह से जो लॉस होता है उसको हम क्या कहते हैं, क्रेडिट रिस्क कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए XYZ बैंक है, उसने यहाँ पे 50 लाख रुपए का लोन दिया है, ठीक है, एक पर्सन को, और 5 साल के लिए लोन दिया गया है। 5 साल बाद एक पर्सन ने यहाँ पे डिफॉल्ट कर दिया, तो बैंक को यहाँ पे 50 लाख रुपए का क्या होगा, नुकसान हो गया। ठीक है, तो ये जो रिस्क बियर कर रहा है ना यहाँ पर, इस हो सकता है कि नुकसान हो सकता है बैंक को, इसको हम क्या कहते हैं, क्रेडिट रिस्क। और जो प्रोबेबिलिटी है वहां पर हम क्रेडिट रिस्क एनालिसिस के अंदर प्रोबेबिलिटी को यूज करते हैं। तो एक्सपेक्टेड लॉस का मतलब है कि अगर आप कोई क्रेडिट रिस्क बियर कर रहे हो, आप कोई लोन वगैरह प्रोवाइड कर रहे हो, तो आपको मैक्सिमम कितना लॉस जो है वो हो सकता है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो देखो हमारा क्या है, EL इजिकल टू PD इजिकल टू LGD इंटू 1 - EAD। उसके बाद EL इजिकल टू PD इंटू EAD इंटू LGD, या फिर EL इजिकल टू PD इंटू EAD 1 - LGD, या फिर EL इजिकल टू EAD इंटू 1 - PD प्लस LGD। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको इन टर्म्स का मतलब समझा दूं, फिर हम इसका आंसर भी यहाँ पर जो है वो करेंगे। तो सबसे पहले देखो, EL का मतलब होता है एक्सपेक्टेड लॉस, कि आपको लॉस यहाँ पर कितना हो सकता है, ठीक है। और इसको कैलकुलेट करने के लिए हम ये प्रोबेबिलिटी जो वैल्यूज है इसका यूज करते हैं। तो PD का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट, यानी कि डिफॉल्ट होने के कितने चांसेस है। एक्सपोजर एंड डिफॉल्ट का मतलब होता है कि आपने यहाँ पर कितना लोन जो है वो दिया हुआ है, ठीक है, लोन कितना यहाँ पर जो है वो दिया हुआ है। और लॉस गिवन डिफॉल्ट का मतलब कि अगर डिफॉल्ट होता है तो आपको मैक्सिमम कितना लॉस जो है यहाँ पर हो सकता है। तो जो हमारा आंसर रहेगा वो ऑप्शन सी क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा, EL इजिकल टू PD इंटू EAD इंटू 1 - LGD। ठीक है, ओके। अब एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है इससे रिलेटेड वो हम देख लेते हैं। The practical question is, suppose a loan is 5 lakh was provided to a borrower a year ago. Calculate the anticipated loss for the lender if borrower defaults entirely, assuming that loss given default is 60%। तो 5 लाख रुपए का लोन दिया था 1 साल पहले, और जो हमारा बॉर्बर है उसने एंटायरली यानी कि पूरे अमाउंट पे डिफॉल्ट कर दिया। और जो लॉस गिवन डिफॉल्ट है, यानी कि डिफॉल्ट की वजह से जो लॉस होगा वो कितना होगा, 60% का होगा। इससे हमें एक्सपेक्टेड लॉस कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मुला हमारे यहाँ पर क्या है, EL इजिकल टू PD। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट यहाँ पर कितनी है, 100%, यानी कि उसने टोटल 100% ही डिफॉल्ट कर दिया, इंटू EAD एक्सपोजर एट डिफॉल्ट यहाँ पर कितना है, ये हमारा 5 लाख रुपीज, यानी कि टोटल जो लोन दिया हुआ है 5 लाख रुपीज का दिया हुआ है, इनटू 1 - LGD। LGD हमारा कितना है, 60%, जो माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा 40% जो है वो आ जाएगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 5 लाख इंटू 40% डिवाइडेड बाय 100, तो ये कितना आ जाएगा 2 लाख रुपीज। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पर जो आंसर आएगा, एक्सपेक्टेड लॉस हमारा कितना है यहाँ पर 2 लाख रुपीज है। तो यहाँ पर जो हमारा प्रोबेबिलिटी का चैप्टर था वो ओवर होता है। तो आई होप आपको प्रोबेबिलिटी अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको यहाँ तक क्वेश्चन में किसी भी तरह का डिफॉल्ट आता है तो फटाफट से एक बार चैट बॉक्स में मैसेज करके मुझे बता दीजिए। और अगर आपको क्लियर हो गया है तब भी एक बार मैसेज करके जरूर बता दीजिए, ताकि मुझे भी पता लग सके कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया है। और अगर आप सिस्टमेटिक वे में ABM सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए, जिसके अंदर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं क्वेश्चन वीडियोस, जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट और मॉक टेस्ट और मेगा मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करते हैं, जिनकी हेल्प से आप इजीली रिवीजन कर सकते हो। और ये जो हमारी लाइव क्लासेस होती हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाती हैं। तो अगर आप सिस्टमेटिक वे में ABM सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर दीजिए। हमारे जो कोर्सेज हैं वो इजीली एक्सेसिबल है। अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हो तो IIBF लर्निंग सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। और अगर आप एक IAS यूजर हो तो माई इंस्टीट्यूट आप डाउनलोड कर लीजिए ऐप स्टोर से। वहां पे आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड यूज करना है GEGKT। तो फटाफट से इन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और हमारे कोर्सेज में एनरोल कर लीजिए। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हो तो आपको लगभग 82% का ऑफ मिल जाता है हमारे कोर्सेज पे।
जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है आशीष। तो फटाफट से इस कूपन कोड का यूज करके हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम इसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चैनल पे हमें मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग के साथ, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट ले सके। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।